So, good morning, everybody. Good morning. This is day three of our financial reporting batch, and yesterday we have completed all the basics of CA Final FR and almost about to end our chapter number one of ICAI module, and we have completed all the questions also. If you guys have remembered, okay. Successfully, we have completed all the illustrations. Yes, okay. So now I will be moving on for Schedule 3, Division 2, Statement of Purl and Balance Sheet Format. So Statement of Purl and Balance Sheet Format का अपने को देखना है. एक सेकेंड. हाँ. Okay. So with this glitch we have moving ahead. हमने यहाँ पे बेसिक्स पढ़ लिए थे. अब बेसिक्स के बाद मैं आपको लेके चल रहा हूं यहाँ पे फॉर्मेट पर. स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल एंड बैलेंस शीट. तो आज की जो अपनी हेडिंग डलनी चाहिए दैट इज इन रिलेशन टू यू नो व्हाट शेड्यूल 3 डिवीजन 2. क्योंकि अगर आपको चार्ट याद हो आपका तो हमने सब कुछ कवर कर लिया और आज हमें ये खत्म करना है शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के प्रोविजंस. सो हेडिंग डाल दो. कौन सा हैशटैग था हमारा? नहीं, हैशटैग FR in HD तो है, लेकिन उसके अलावा कौन सा हैशटैग था? तो हैशटैग 8 आ जाएगा वो हमारा. हैशटैग 7 नाम क्या है? शेड्यूल 3. लेकिन डिवीजन कौन सी? 2. शेड्यूल 3 डिवीजन नंबर 2. रीजन सर इंड एएस के रूल्स हम पढ़ रहे हैं, हमको पता होना चाहिए. यस और नो? सो डिवीजन नंबर 2. अब क्या होता था पहले आपने जो बैलेंस शीट देखी है, पहले बैलेंस शीट आपने देखी थी कि भैया इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहले आते हैं, असेट्स बाद में आते हैं. यहां पे थोड़ा सा उल्टा है. यहां पे असेट्स पहले आते हैं. इन्होंने सोचा हम कुछ नया कर रहे हैं तो कुछ नया ही करें, तो फिर इन्होंने कुछ नया किया और नए में ये आया कि उल्टा कर दिया. सो चलो मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अच्छा, एक चीज और याद रखना, इंडिया में सबसे ऊपर लॉ है, देन इंडिया से, देन शेड्यूल 3 है. पहले जब होता था ना तो पहले लॉ था, फिर शेड्यूल 3 था, फिर एएस था. ठीक है. फाइनेंशियल स्टेट ये सब बेसिक्स मैंने जो आपको लिखवाया ना, ये देखो सब कुछ दिया हुआ है. तो चलो स्ट्रक्चर ऑफ शेड्यूल 3 के अंदर चलते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ शेड्यूल 3 में अगर आप देखोगे ना तो देयर हैज बीन टू पार्ट्स. पार्ट नंबर 1 फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी and general instructions. Part number 2 statement of P&L and general instructions. General information on consolidated financial statements also have been given. तो सर हमें तीन चीजें देखनी है यहाँ पे. पहला बैलेंस शीट along with comparatives शेड्यूल 3 प्लस इंड एस 1. कई बातें शेड्यूल 3 और इंड एस 1 में कॉमन दी हुई हैं. और इसके अलावा प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट इफ रिक्वायर्ड एज पर इंडियस 1. इंडियस 1 जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कब रिक्वायर्ड है कब रिक्वायर्ड नहीं है. स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल सो की इफ एप्लीकेबल. कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर इंडियस 7 एप्लीकेबल होता है. और नोट्स टू दी अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या क्या आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर? ये सारी चीजें. तो चलो इसको उठा लेते हैं एक बार.
ये देखिए, फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूं, ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले आते हैं भाई साहब अपने पास करंट एसेट्स। सो व्हाट इज द करंट एसेट्स? करंट एसेट्स इंक्लूड्स पीपीई इंक्लूडिंग बियरर प्लांट्स, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के फिगर्स। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, जो अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है उसके बारे में बात चल रही है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो अगर मैं बात करूं इस पे इंडिया से, इंडिया 16, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर इंडिया 40, गुडविल, गुड्डू, गुड्डू अपना कई बार निकल जाता है, हाँ बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी आएगा, कंसोलिडेशन में भी आएगा, इंटेंजिबल में भी आएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इस पे आएगा। अदर इंटेंजिबल पे अपना क्या है, इंडियस 38, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट्स इंडियस 41, दैट इज एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है। तो ये सारी चीजें अपने को आगे पढ़नी है। इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर्स। अब मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स आपको बताए थे, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है। इंडेक्स 32, 109, 107, मैंने आपको बोला था हम आगे जाके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस इट, जो कि 28 मार्क्स का आ जाता है समटाइम्स। अदर नॉन करेंट एसेट्स, फिर आता है करंट एसेट्स, उसके अंदर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, पॉलिसी ऑफ वैल्यूएशन जो भी है अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी। करंट एसेट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज फिर आता है हमारा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में दोस्तों याद रखना इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहले। देन आता है अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, आगे जाके अपन जब पढ़ेंगे चीजें, कई सारी चीजें इसमें आपको नहीं सूझ पड़ने वाली क्या है, आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ने जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा लिंकिंग होने लगेगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस, याद रखना हम एक बचपन में पढ़ते थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारी लायबिलिटी होती थी, बट एज पर इंडियस इट इज ओनर्स फंड, सो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यहां पे इसको क्या बोलते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। वहां पे क्या बोलते थे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट लायबिलिटी होती थी। तो याद होगा आपको एक नेगेटिव माइनॉरिटी का क्वेश्चन आपको नाटा सर कराते थे जब आप एडवांस अकाउंट्स पढ़ते थे सर से। तो क्या होता था वहां पे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में अपन ने ये सीखा था कि लायबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, बट यहाँ पे ये क्या है, ओनर्स फंड है, ओनर्स फंड कैन बी नेगेटिव। ओके, देन नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसके अंदर फाइनेंशियल लायबिलिटी, बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। इंडियस 12 के हिसाब से ऊपर होगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये देखो इंडियस 12, वहां 22 था, एस 22 था, या अदर्स, अदर्स में कौन, जो ऊपर नहीं आया। इज दैट क्लियर, डन। नाउ करंट लायबिलिटीज लास्ट में आएंगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर्स, प्रोविजन, करंट टैक्स पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज। फिर हमारा आता है पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट दिख रहा है, पर छोटा सा फॉर्मेट है, लेकिन इसको समझने के लिए अपने को बहुत चीजें देखनी समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके फॉर्मेट में, एक बार आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट में आपको चीजें याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट्स, देन आपके नॉन करेंट एसेट्स में मेजर हेड्स, फिर आपके करंट एसेट्स, करंट एसेट्स से पहले फाइनेंशियल एसेट्स, उसके बाद करंट एसेट के अंदर फाइनेंशियल एसेट, पहले नॉन करंट एसेट उसके अंदर फाइनेंशियल एसेट्स, फिर करंट एसेट उसके अंदर फाइनेंशियल एसेट्स, फिर आपका आ जाएगा लास्ट में क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर का पहला पॉइंट, वहां पे आपका ना तो सिर्फ शेयर कैपिटल आएगा, उसके साथ साथ अदर इक्विटी आएगी। वहां क्या आता था, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहां आएगा अदर इक्विटी। अदर इक्विटी इज अ बिग फिश, ठीक है। नाउ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी यहाँ पे ओनर्स फंड में ही आएगा, ओनर्स फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ आएगा। देन लायबिलिटीज चालू होती है, लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहला क्या हो जाता है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, यस और नो। एक बार ये फॉर्मेट देख लो, पीडीएफ भी आप लोगों के पास है, फटाफट से इसको देखो।
नाउ मैं क्या करता हूं, इसको पीडीएफ में अटैच ही कर देता हूं ताकि आप जब भी पढ़ो तो आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर्मेट। है कि नहीं बच्चों? नाउ लुक एट दिस। ओके, एक कंसेप्ट और है यहां पे, राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ का अगर यहां पे नोट लिख लेना साथ, बैलेंस शीट के फिगर के वहां पे नोट देखो, डिपेंडिंग अपॉन टोटल इनकम of company figures in financial statement shall be rounded off। राउंड ऑफ कैसे करोगे? नंबर वन, टोटल इनकम यहां पे लिख देना और ये लिख देना राउंडिंग ऑफ। यहां पे अगर आ रहा है वो लेस देन 100 करोड़ रुपीस, और पॉइंट नंबर 2, 100 करोड़ और मोर क्या रुपीस। देखो 100 करोड़ से कम है, ये 100 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या करना है अपने को? तो देखो यहां पे इंड एस के रूल्स बोलते हैं, शेड्यूल 3 बोलता है कि भैया अगर 100 करोड़ से कम है तो टू नियरेस्ट हंड्रेड्स थाउजेंड्स लैक्स और मिलियंस। और डेसिमल देयर ऑफ। कहा था गया तो नियरेस्ट 100, थाउजेंड्स, लैक्स या मिलियंस और इन डेसिमल्स। यहां पे क्या है? इधर पे टू नियरेस्ट। इन्होंने भी बोला नियरेस्ट, क्या बोला पहला? लाख, क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर है ना, तो नियरेस्ट लाख्स, मिलियंस, करोड़्स और डेसिमल। ठीक है, क्योंकि वो 100 करोड़ से कम मतलब फिर छोटा फिगर हो जाएगा ना। यू गॉट इट? यस पीपल। ओके, सो आई होप आपको ये राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट समझ में आया। नाउ अपन चलते हैं पी और एल पर। कौन है पी और एल?
ठीक है, पीआरएल पे चलते हैं अपन। दिस इज द पीआरएल फॉर्मेट, बहुत छोटा सा फॉर्मेट है। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीआरएल, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले क्या होता था, पी एंड एल में अपन नेट प्रॉफिट निकाल के जनरल रिजर्व सॉरी फ्री रिजर्व्स इन सरप्लस पे ऐड कर देते थे। यहां पे क्या हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पीआरएल तो है ही, इनकम्स, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स, net gain from reclassification of OCI. What is this OCI? Other comprehensive income. OCI means other comprehensive income. ये एक नई चिड़िया है आपके सामने। नई चिड़िया मतलब नया वर्ड है। क्यों आया उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा पूरा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पीओरएल का फॉर्मेट। यहां पर स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल अकेला नहीं है, यहां पर एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी फॉर्मेट आ जाता है, जिसके अंदर 2 आते हैं, उस ओसीआई reclassifiable to PRL and OCI non reclassifiable to PRL। समझेंगे, लेकिन समझने से पहले पहले फॉर्मेट समझते हैं। ये तो आपने बचपन में ही पढ़े थे। देन आपको ये नया मिला कि नेट गेन फ्रॉम रिक्लासिफिकेशन ऑफ OCI। ये क्या वर्ड है, मतलब कभी OCI में कोई गेन गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और वो वापस रिक्लासिफाई होके PRL में आ गया। इज दैट क्लियर? ओके, अभी सिर्फ इतना ही समझते। टोटल इनकम किया, टोटल इनकम के बाद आया बेटा अपना एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मटेरियल कंज्यूम, परचेज, चेंजिंग स्टॉक, ड्यूटीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, डिप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस, इनका टोटल किया तो ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, फाइनेंस कॉस्ट जो अपन ने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड से निकाला, दैट वन। फिर उसमें से ऐड या लेस किया अपने एक्सेप्शनल आइटम्स को, तो आ गया अपना पीवीटी। पीवीटी में अपन ने लेस किया टैक्स एक्सपेंस, जिसमें आता है एक आपका करंट टैक्स, दूसरा आता है डेफर्ड टैक्स, यस और नो। फिर आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो फिर अपन वहां से निकालते कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो यहां पे आ जाता है अपना ईपीएस। और उसके बाद पार्ट नंबर सी, ओसीआई। कौन आई? ओसीआई, आइटम्स दैट कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड इन पीआरएल और इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। मतलब कोई पार्ट ओसीआई में गया और ओसीआई से रिक्लासिफाई नहीं हो सकता पीएनएल में, तो वो अभी भी ओसीआई में है। यहां से डायरेक्ट जाएगा वो अदर इक्विटी में। अदर इक्विटी कहां का पार्ट होता है? बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल के नीचे। ये समझ में आया? तो अब यहां पे ना बेसिकली अगर मैं बात करूं, पार्ट नंबर 1 ओसीआई का क्या था? कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड इन पीएनएल। समझ में आया? पार्ट नंबर 2 देखो, आइटम्स विच कैन बी रिक्लासिफाइड। रिक्लासिफाइड मतलब व्हेन रेवेन्यू इज रियलाइज्ड इट विल बी शोन इन पीएनएल। और कैसे? एट नेट गेन फ्रॉम रिसाइकलिंग। ये वही वाला आइटम है जो यहां दिख रहा है, आगे जाके यहां आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, मतलब सर आपने ओसीआई को एक नया पार्ट दे दिया, यहां पे एएस में नहीं था ये, है ना? आपने एएस में यहां तक ही पढ़ा होगा, है ना? अभी पॉइंट इज ये आया क्यों, देखो इसमें क्या क्या आ रहा है। कौन कौन से आइटम रिक्लासिफाई नहीं हो सकते पीएनएल में? रिवैल्यूएशन रिजर्व। सर ये तो पहली बात, तो हम डायरेक्टली रिवैल्यूएशन रिजर्व को तो वहां पे लिखते थे रिजर्व्स इन सरप्लस में, जब भी रिवैल्यूएशन गेन होता था हमको। और ये तो रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, हाँ, लेकिन इसको हम डायरेक्टली वहां नहीं डाल सकते, इसको हम डालेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ओके, मेजरमेंट लॉस और गेन ऑन एक्चुअली, फेयर वैल्यू चेंजेस ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी फेयर वैल्यू बार बार शेयर की बदल रही है, तो उसमें अगर गेन हुआ तो कहां पे हम रखेंगे? ओसीआई में। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस इन एसोसिएट्स एंड सब्सिडरी, फेयर वैल्यू चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट इन दैट्स, कैश फ्लो हेज रिजर्व, एक्सचेंज डिफरेंस इन फॉरेन ऑपरेशन, मतलब वो फॉरेन ब्रांच का जो एक्सचेंज डिफरेंस आता था हमारा एएस 11 में पहले, यहां पे होता है वो इंड एस 21। मतलब सर सारे इंडेस है क्या हर चीज पे जो अपन ने वहां पढ़ा? हाँ। ओके, और ज्यादा ही है क्या? हाँ। ओके, मतलब जिस पे नहीं था उस पे भी है? हाँ। ओके, इंटर ही सही था यार। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन ज्वाइंट वेंचर,
और अदर्स। अब ये फॉर्मेट अपन ने अगर देख लिया है तो इस फॉर्मेट की अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले तो ये फॉर्मेट का अपन वहां पे उतारा कर देते, फिर अपन बना लेते अपने हैंड रिटन। हैंड रिटन बनाने में ये फायदा हो जाएगा कि अपने को पीएनएल की चीजें याद रहेंगी कहां पे कौन सी है। ठीक है, इज दैट क्लियर? बोलो। मंगाते, ये फॉर्मेट अपन ने यहाँ पे अटैच कर दिया, अपना काम खत्म नहीं हुआ है। नाउ दिस इज द फैक्ट कि ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे अपने हिसाब से नोटिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? नोचिंग। नाउ नोच। फॉर्मेट समझ में आ गया? तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो स्टेटमेंट, अच्छा बैलेंस शीट में कैसे बना रहे हैं ये? एएस में क्या होता था, अगर मैं बात करूं डिवीजन 1 की, और ये है इंडेस डिवीजन 2। ऑडिट में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2, तो अपने को बनाना पड़ेगा ये। अब देखो ऐसा होता था कुछ बचपन में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यस और नो? नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, नंबर 3 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी यहीं पे आता था। देन आप क्या जाते थे? नॉन करेंट लायबिलिटी, देन आता था करंट लायबिलिटी, और ये हो जाता था छुछल। फिर छुछल के बाद अपन जाते थे बच्चों कहां पे? यहां असेट साइड। असेट साइड में क्या आता था सबसे पहले? सर नॉन करेंट असेट्स, उसके बाद आ जाता था करेंट असेट्स, और ये मार दिया टोटल। यस और नो? बट इफ आई टॉक अबाउट हियर वी गो, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई क्या जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आया असेट्स, असेट्स के अंदर आया नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स, और स्पेशली अगर मैं बोलूं इनके अंदर भी तो एक आ जाता है आपका फाइनेंशियल असेट्स, है ना, और इनका यहां पे आ गया छोछाल। फिर आएगा आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। यहां पे आपको देखना ये है, नंबर 1 क्या आएगा? शेयर कैपिटल, नंबर 2 अदर इक्विटी, नंबर 3 एनसीआई। कौन आई? एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। समझे आर्यन? देन अपना अदर हेड क्या आएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। तो ये याद रखने के लिए मकसद से अगर आप देखोगे ना, मकसद याद रखना भाईजान, तो ये याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक कंपैरिजन एनालिसिस की बेसिस पे थोड़ा बहुत ठीक लगेगा। और अगर मैं वही बात करूं किसकी? इसकी, इसकी किसकी? ये तो आपका आ गया कौन सा पॉइंट? हैशटैग कौन सा चल रहा था अपना? 7 शेड्यूल 3, इसमें पॉइंट नंबर, नोट नंबर 1 था ना, अब इसमें कर देते हैं नोट नंबर 2।
और अब आ जाते हैं नोट नंबर 3, SO P/L, स्टेटमेंट ऑफ P और L। इसका बैलेंस अपन बना लेते हैं एक बार, फॉर्मेट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? P और L, या तो प्रॉफिट होगा या सिर्फ लॉस होगा, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते। जब दोनों एक साथ नहीं हो सकते तो उसको P&L क्यों बोलेंगे? बचपन में जो सिखाया भूल जाओ। वेलकम टू CA फाइनल। ठीक है, सबसे पहले आपकी आएंगे इनकम्स, यस और नो। इनकम्स के अंदर क्या क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकंड अदर इनकम्स, थर्ड नेट गेन फ्रॉम OCI रिक्लासिफाइबल। तो अपन शॉर्ट में इसको OCIR लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे इनकम्स जो आगे जाके क्या हो रहे हैं, रिक्लासिफाइबल हो रहे हैं। और ये आ जाएगा आपका टोटल पार्ट ए। नाउ एक्सपेंसेस, और इन एक्सपेंसेस का क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट बी। यस और नो? यही सीखा था। मुझे बताओ, ये आ गया आपका क्या, पीबीटी। पीबीटी में लेस करेंगे टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस के अंदर आते हैं दो, एक आता है करंट टैक्स और दूसरा आएगा डेफर्ड टैक्स। ये बेसिक्स फॉर्मूल, ये अपना फॉर्मेट खत्म हो गया ना, और ये अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई OCI की। तो फिर हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर आपको पता ही है, बहुत बहुत सारे हैं हमारे पास, 31 चैप्टर्स है मात्र। यस, वेरी लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स। ये अपन ने माइनस करा तो क्या आएगा आपका, बताइए। ये देखो फॉर्मेट देखो, टैक्स एक्सपेंस लेस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो हमारे ये क्या जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में से और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में। जिसकी बदौलत क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐसा लिख सकते हो, EPS। EPS का भी स्टैंडर्ड है क्या सर? हाँ, जब आपने बचपन में पढ़ा तो यहां क्यों नहीं होगा, क्यों? इंडेस 33। सो EPS ये आ गया। अब इसके बाद कितने फॉर्मेट हो गए, कितने पार्ट हो गए आपके? देखो, पार्ट नंबर 1 था ये, पार्ट नंबर 2, या पार्ट नंबर A बोलूं इसको, ये हो जाएगा B। तो ये आ गया आपका पार्ट नंबर C। कौन है ये, OCI, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। इसमें पार्ट नंबर 1 रिक्लासिफाइबल टू P और L, और एक आएगा आपका नॉट रिक्लासिफाइबल टू P और L। ठीक है, इनको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, OCI R, और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, OCI NR। डन।
और इसका ये आ जाएगा टोटल। बोलो, ये फॉर्मेट समझ में आया? अब नोट नंबर कितना हो गया? 3 हो गया, तो नोट नंबर 4। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ इंड एस। पॉइंट नंबर 1, हमने एक पढ़ा था सब्सटेंस ओवर फॉर्म, याद है? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म पढ़ा था ना फीचर्स के दौरान, आईएफआरएस की फीचर्स में। तो मैंने आपको बताया क्या था, सब्सटेंस का मतलब क्या था? सब्सटेंस का मतलब, सब्सटेंस का मतलब सच्चाई, और फॉर्म का मतलब फेस। चेहरा देख के तिलक नहीं करना है कि शेड्यूल 3 में कहा जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ऐसा यहां होता था एएस में, यहां नहीं होगा। यहां क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया वो ये बोलते हैं कि सब्सटेंस पे फोकस करो रादर देन इट्स लीगल फॉर्म। तो अब अगर मैं एग्जांपल लूं यहां पे, एन एग्जांपल में मैं ले रहा हूं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है? तो ये जो वर्ड है ना, दिस इज नथिंग बट सब्सटेंस। रिडीम मतलब करके रहेंगे अपन इन फ्यूचर, और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है सर? ये हमारा फॉर्म है। फॉर्म है मतलब ये क्या बोलता है? ये तो भैया शेयर कैपिटल है, जबकि सब्सटेंस बोलता है कि कंपनी हैज ऑब्लिगेशन टू पे, और whenever there is an obligation to pay, can I say it is a liability for further years? So importance, emphasis किस पे जाएगा आपका? ऑब्लिगेशन वर्ड पे। ऑब्लिगेशन मींस लाइबिलिटी। ऐसा कौन बोलता है? इंड एस बोलता है। शेयर कैपिटल पे हमें कब फोकस करना होता था? ऐसा एएस बोलता था। डन? ओके, अब इसके नीचे एक लाइन लिख लेना, टू बी डिस्कस्ड फर्दर इन चैप्टर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सर, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? घूम फिर के 2-4 जगह वहीं पे रुक गए अपन। हाँ, एक वो एकमात्र ऐसा इंडिया से जिसको कर लो तो फिर तो मतलब दुनिया जहान। एफआर का सबसे फिर कुछ टफ है ही नहीं। लोग उसे टफ मानते हैं, मैं मानता हूं अगर आपने मेरे से पढ़ा तो आप उसमें 28 में से 28, 20 में से 20 जितने का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो पूरा करोगे, इवन एमसीक्यू पूरा करके आओगे। तो ये हमें आगे पढ़ना है। बस अभी मैंने आपको सिंपल ये समझाने की कोशिश की कि हमारा फोकस इस वर्ड पे ज्यादा है, सब्सटेंस पर। सब्सटेंस मींस रियलिटी पर रादर देन द फेस। गॉट इट? सेकंड बेसिक, फंडामेंटल नंबर 2, मैंने आपको बोला था फेयर वैल्यू अकाउंटिंग होगी। इंडियस फोकस, आईएफआरएस फोकसेस ऑन फेयर वैल्यू, और वहीं का कन्वर्जेंस है इंडियस। तो यहां भी फेयर वैल्यू अकाउंटिंग हो रही होगी, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, बट इन्होंने फेयर वैल्यू को इतना स्ट्रिक्टली लिया है कि इस पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया। फेयर वैल्यू मेजरमेंट इंड एस 113 क्या है? फेयर वैल्यू मेजरमेंट। और ये बात करता है किसके बारे में? इंड एस 113। क्या नाम है? फेयर वैल्यू मेजरमेंट।
असेट लायबिलिटी इक्विटी का मेजरमेंट कैसे होगा। हालांकि वो एएस पूरी तरीके से फेयर वैल्यू की अकाउंटिंग नहीं बताता सर, वो भी पूरा नहीं बताता तो फिर क्या मतलब है सर, हो क्या रहा है ये सब, नहीं नहीं हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, समझो जो हो रहा है कंट्रोल करो। अभी ये रहा फेयर वैल्यू अकाउंटिंग इंड एस 113, ये देखो बोर्ड पर, इंड एस यूजेस basis for measurement of assets at reporting date and even at initial recognition in some cases. Definition क्या है, fair value is the exit price, the price at which asset can be sold and the liability can be settled between market participants in ordinary course of business. However, this Ind AS is not applicable to these. कौन कौन से, शेयर बेस्ड पेमेंट के टाइम पे उसकी फेयर वैल्यू कहां पे दी होगी, 102 पे। 105 नॉन करेंट असेट्स है बेटा, ये नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। इंड एस 41 एग्रीकल्चर, इंड एस 116 लीजेस, इंड एस 36 इंपेयरमेंट, इंड एस 2 इन्वेंट्री। इन इंड एस पर 113 एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी है हाँ, सिलेबस में बहुत चीजें हैं, हम सिर्फ बेसिक काम यहां पे पढ़ते चल रहे हैं जिससे हमारी नैया पार हो जाए। अभी के लिए पढ़ेंगे तो हम सब, तो हम लिखेंगे यहां पे इंड एस यूजेस फेयर वैल्यू बेसिस फॉर measurement of assets at reporting date मतलब बैलेंस शीट डेट, and even at इनिशियल रिकॉग्निशन। मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब अगर कोई एसेट या लायबिलिटी फर्स्ट टाइम अगर वो बुक्स में आ रही है तो भी हम फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं। सर ऐसे भी होते हैं, हाँ एग्जांपल दोगे क्या, बिल्कुल। एट सम केसेस, सर वो केसेस क्या है थोड़ा सा बता सकते हैं, बिल्कुल। असेट लायबिलिटी दोनों के बारे में बताता है। एग्जाम्पल के लिए ये रहा, मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी पूरा एग्जाम्पल, मतलब जो मैं आपको लिखा रहा हूं ना ये भी सेम टेक्स्ट बुक पे लिखा हुआ है। अगर आप कॉपी नहीं बनाते, पहली बात तो अगर आप कॉपी नहीं बनाओगे तो आपकी लिखने की आदत छूट जाएगी और आपके खुद के शॉर्ट हैंड्स होने चाहिए। ऑल्दो मैंने पूरी कोशिश करी, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सब कुछ इस बुक में, मतलब अगर आपने ये बुक भी पढ़ ली तो दैट इज, मतलब ये मेरी 3 साल की मेहनत है ये किताब, दिस इज माई 3 years हार्ड वर्क। और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपके पांचों मॉड्यूल को 500 पेजेस में, 500 पेजेस में पूरा समराइज कर दूं। 5 मॉड्यूल है आपके, 500 पेजेस में मैंने ट्राई किया है, प्लस उन 500 पेजेस के अलावा क्वेश्चन बैंक नहीं है, फिर उसी में इनकॉर्पोरेट किया है। इस बैच के लिए तो मैं क्वेश्चन बैंक अलग से दे रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट्स मैंने बीच बीच में, आपने नोटिस किया होगा उस पीडीएफ में क्वेश्चंस भी बीच बीच में दिए, सो दैट 500 पेजेस इज मोर देन एनफ, सब कुछ कवर है उसमें। ओके ये देखो, ये कुछ एसेट्स है, इनका इनिशियल रिकॉग्निशन देखना और रिपोर्टिंग डेट मेजरमेंट देखना। पीपी कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होती है, एएस 10 में भी हमने पढ़ा है, इंडिया 16 भी यही बोलता है, लेकिन रिपोर्टिंग डेट पे कॉस्ट टू फेयर वैल्यू, याद है रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाता है तो फेयर वैल्यू पे भी आ सकता है। या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट और कॉस्ट पे ही रहती है वो हमेशा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू पे ही डे 1 पे, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आप तो वो फेयर वैल्यू पे ही डे 1 पे रिकॉग्नाइज होगा और
रीमेजरमेंट भी फेयर वैल्यू पे ही होगा। गुड्डू गुड्डू क्या कर रहा है, कॉस्ट और कॉस्ट सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट चेक। गुडविल पे याद रखना इंपेयरमेंट टेस्ट भी कराना पड़ेगा, इंडिया 36 में अपन डील करेंगे उसको, लेकिन याद रखना वो कॉस्ट पे ही आएगी। अदर इंटेंजिबल कॉस्ट, कॉस्ट और फेयर वैल्यू, ये और है, ठीक है। बियरर प्लांट्स, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। लेस कॉस्ट टू सेल का मतलब क्या होता है, कैन यू टेल मी? सर रियलाइजेबल वैल्यू बेसिकली, कि हमने जो बेचने गए और बेचने के लिए कुछ एक्सपेंसेस इनकर हुए तो उनको हम लेस कर देंगे, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और सेम वो रीमेजरमेंट भी उसका उसी पे हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, लोन्स फेयर वैल्यू, कॉस्ट और फेयर वैल्यू, और डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग वैल्यू, अकाउंटिंग वैल्यू। याद होगा अपन ने डेफर्ड टैक्स क्यों पढ़ा था, टैक्स लॉस के हिसाब से कुछ और प्रॉफिट आता है, अकाउंट्स की बुक्स के हिसाब से कुछ और प्रॉफिट आता है, दोनों को रिकंसाइल करते हैं अपन। तो यहां पे बेसिकली हम उसे अकाउंटिंग वैल्यू पे लाते हैं, और जो भी डिफरेंस होता है या तो वो करंट टैक्स होता है या हमारा डेफर्ड टैक्स होता है, उसे हम पीओरएल में यहां पे ले जाते हैं, इस जगह पे। यस और नो? ओके, सो बेसिक्स अभी यहां पे क्लियर हुए आपके थोड़े बहुत। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं ओसीआई का। अभी आप ये सोच रहे होगे ना कि सर ये ओसीआई में क्या क्या जाएगा, तो अब अपन उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। किसके लिए? उसके लिए। वो कौन है? ओसीआई। कौन आई? ओसीआई। स्टार्ट करें फटाफट से। ओके, नाउ क्वेश्चन में अपने को दिया है 15 मार्च 2024 को 100 रुपए का मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। क्या किया? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। नाउ 31 मार्च को 2024 को वो इन्वेस्टमेंट हो गया कितने का? सर ये क्या हुआ, ये उसकी फेयर वैल्यू हो गई है ना। और आप गए 10 अप्रैल 2024 को, जब इसकी वैल्यू 106 हुई, आपने उसको इसका मतलब ये सिक्योरिटी है। और इंडियस क्या चाहता है? इंडियस, आप अगर नोटिस करोगे मैंने जानबूझ के एग्जांपल इसके बाद लिया है, पहले मैंने आपको फेयर वैल्यू अकाउंटिंग समझाने की कोशिश करी है, और मैंने यहां पे बताया आपको इंडियस क्या चाहता है, रिक्वायर्स टू measure investments in securities at फेयर वैल्यू। यस और नो? तो अब मुझे एक बात बताओ, और यहां पे पास जर्नल एंट्रीज, पहली एंट्री कब आएगी? पहले अंडरस्टैंडिंग में फोकस कर लो प्लीज। पहली एंट्री कब आएगी? सर 15 मार्च को इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो 15 मार्च को एंट्री क्या करोगे आप? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का? सर 100 रुपीज का किया था। यस और नो? ओके, 31 मार्च को क्या हो गया, फेयर वैल्यू गेन हो गया। सर ये फेयर वैल्यू गेन हुआ कितने रुपए का? 5 रुपए का। क्या इसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा? यस, इंडेस बोलता है रिपोर्टिंग डेट पे भी तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ये तो डे 1 पे था इनिशियल रिकॉग्निशन,
जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब ये हो जाएगा 31 मार्च रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट पे वापस से रिवीजर करना पड़ेगा। इट में अच्छा ये केस में ऐसा भी तो हो सकता है 95 की हो जाए। अपने केस में क्या हुआ, 5 का हुआ। ओके सर क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं। 31 मार्च 2024 इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट काय में जाएगा ये 5 रुपीज से आएगा। सर ये P&L में जाएगा ही नहीं ना, ये तो फेयर वैल्यू गेन है, एक्चुअल गेन थोड़ी है। अभी बेचा थोड़ी है, रियलाइज हुआ है क्या, अनरियलाइज्ड है। सर सिंस इट्स अनरियलाइज्ड गेन इट विल बी अकाउंटेड फॉर एज फेयर वैल्यू गेन। कितने से सर, वही 5 रुपीज से। बेसिकली इट इज अप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेम डे एक और एंट्री होगी दोस्तों बुक्स में, फेयर वैल्यू गेन अकाउंट डेबिट टू अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम। ओके मतलब ये P&L का फॉर्मेट नहीं होगा यहां पे, ये जाएगा OCI में। रीजन, it is not yet realized. If it is realized, then it will be going to P&L. सर अगर ये डाउनवर्ड होता तो भी P&L में जाता, क्योंकि हमने पढ़ा है कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म, नहीं पढ़ा बचपन में, कि एंटिसिपेटेड लॉसेस हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एट द अर्लीस्ट, बट एंटिसिपेटेड गेन्स, और ये एंटिसिपेटेड गेन ही तो है। हमें पता है इसकी 5 रुपए वैल्यू बढ़ गई है, और इंडेस बोलता है भैया 5 रुपए वैल्यू बढ़ गई तो रिकॉर्ड करो उसको। लेकिन सर कंजर्वेटिज्म तो हमें अलाउ करता ही नहीं कि P&L में हम बुक कर पाए, तो इंडेस बोलता है हम कहां बोल रहे हैं P&L में करो, आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाओ। ओके गॉट इट, ये लॉजिक क्लियर बैठा, OCI क्लियरली बैठा, क्योंकि OCI बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कई बार MCQ में आपसे ट्रीटमेंट पूछ लेंगे कोई ट्रांजैक्शन देके। समझ में आ रहा है, अभी मैं आपको कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं OCI का, ये समझ में आया 5 रुपए क्यों जाएगा OCI में अब। ओके अच्छा आपने इसको सेल कर दिया था ना 10 तारीख को, कितने में बेचा। अच्छा मुझे एक बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, 6 रुपए। 6 कैसे हुआ, जब आपने 31 मार्च को उसको 105 का कर लिया। OCI किसका फॉर्मेट में आता है, C नंबर, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो कहना ही से आपने 31 मार्च में उसकी वैल्यू तो अप्रिशिएट कर ही दी, आज वो बुक्स में कितने का है 105 का। बस आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं इनकर किया है, लेकिन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपने फेयर वैल्यू गेन बढ़ा दिया। नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग ऑन 10th, तो 10th को ड्रामा कुछ ऐसा होगा, 10th अप्रैल 24 इन्वेस्टमेंट बेच दिया, कितने में बेचा सर 106 में बेचा। ओके 2 इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, आपका इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया है सर, ये 100 का था, ये 5 का, 105 का हो गया सर, ठीक है। नाउ 2 प्रॉफिट ऑन सेल 1 रुपीज, ये प्रॉफिट ऑन सेल कहां जाएगा, तो प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट टू P&L, ये तो डायरेक्टली 1 रुपए P&L में जाएगा, प्लस आपने OCI 5 रुपए का रखा हुआ था, अनरियलाइज था जो, कहना इसे अब वो रियलाइज हो गया, तो OCI अकाउंट डेबिट टू P&L। हटा दिया ना जैसे ही सेल हुआ। इज दैट क्लियर, ओके मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि OCI में जब तक वो अनरियलाइज्ड गेन है तब तक OCI में रखना है, और जैसे ही वो रियलाइज हुआ उसी दिन उस पर एक और एंट्री पास होगी, और जो हमने अनरियलाइज्ड गेन बुक करके रखा था उसको रियलाइज कर देंगे P&L में। यस और नो। तो मुझे एक बात बताओ, टेक्निकली हम करते तो यही थे ना कि 100 रुपए का था,
100 का था, 106 में बेचा, 6 का प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, 5 का हमने फेयर वैल्यू गेन ओसीआई में ट्रांसफर कर दिया 31 मार्च को, और 1 रुपए का डायरेक्टली पीएनएल में कर दिया, और इस 5 को भी पीएनएल में पहुंचा दिया, तो 6 रुपए का ही प्रॉफिट बुक हुआ ना। लेकिन ये कब हुआ? जब वो रियलाइज हुआ। बोल रहे हो? आर यू गेटिंग? सर मजा तो आ गया एंट्री समझ के, अगर थोड़ा पीएनएल के फॉर्मेट में समझा देते तो और ही मजा आ जाता जीवन में। तो चलो अपन पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट समझते हो? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जब होती है। यह आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यह आ जाएगा नोट्स, ये मान लीजिए 23-24 और ये 24-25, है ना। बहुत सारे कलर के पेन है मेरे पास, अपनी बात ही अलग है। तो प्योरल ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर, और ये हो जाएगा करंट ईयर। ठीक है, मुझे बताओ सबसे पहले प्रीवियस ईयर में तो कोई इनकम आएगी ही नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सिर्फ इन्वेस्टमेंट हुआ था 100 रुपए का। यस और नो? लेकिन ओसीआई के अंदर एक इनकम आएगी 5 रुपए की 31 मार्च वाली। क्या लिखोगे उसको? देखो ओसीआई में पहला आता है नॉन रिक्लासिफाइबल, दूसरा आता है रिक्लासिफाइबल। ठीक है, नॉन रिक्लासिफाइबल टू प्योरल, रिक्लासिफाइबल टू प्योरल। इसके अंदर पहला ऐड आएगा फेयर वैल्यू गेन, कितने का था? एक सेकेंड ना, मेरे को लाइन ड्रॉ कर देने दो। चलो 5, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल ओसीआई और ये टोटल स्टेटमेंट ऑफ प्योरल का 5, और ये भी 5। ठीक है, क्योंकि पीएनएल में तो कुछ भी नहीं था ना। यस और नो? लेकिन 31 मार्च को आपका ये अमाउंट तो आया था ना, अब बिक गया ये, अभी ये इन्वेस्टमेंट बिका। तो मुझे बताओ पहली एंट्री की वजह से क्या आ गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवेंचर 1 रुपए। यस और नो? और ये फेयर वैल्यू गेन भी उस दिन लेस हो गया। डन। और ये कहा गया? ओसीआई रिक्लासिफाइबल 5। तो इस साल आपका पीएनएल में कितना इनकम हो गया? 6। इधर कितनी आई? 0। ये टोटल कितनी हो गई? 6। सर ये 5 तो माइनस का, अरे ये 5 यहां से लेस हुआ, इसको अपन 0 कर सकते हैं ना, यहां से 0 हो गया, कहां चला गया? यहां पे। बोलो समझ में आया? इस टोटल को हम क्या बोलेंगे? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसका मतलब प्योरल प्लस ओसीआई की इनकम। समझ में आया? और एक मिनट, ये कहां गया था? 1 रुपए कहां से आया था? ओसीआई कहां से आया? यहां से। ओसीआई गया कहां से? यहां से। तो ये 5 जो था इसका क्या हुआ? तो ये 0, सॉरी ये 0 हो गया, लेकिन यहां से -5 होगा ना। तो 6 - 5 इज इक्वल टू हाउ मच? 1। इस साल अपने पास टोटल इनकम 1 है। पिछले साल कितनी बुक करी हमने? 5। पीएनएल की कितनी बुक करी? पीएनएल की 0,
ओसीआई की 5, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव 5, इस साल पीएनडीएल में 6, ओसीआई की 5 लेस हुई, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव 1। समझ में आया? इससे क्या हो गया? ट्रू एंड फेयर व्यू। इज दैट क्लियर? तो अब हम आ जाते हैं इस पे कि भाई ओसीआई होता क्या, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहां हेडिंग डालना, एग्जाम्पल के पहले पॉइंट नंबर 3, लास्ट पॉइंट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। are those OCIs are those revenue gains, losses under Ind AS slash IFRS that are excluded from net income statement of PRL। ये डेफिनेशन समझ में आई? पहले मैंने आपको एग्जांपल करा दिया, अब ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में लिखने के लिए कि आपने अगली बार यही रीड करना है। इट मीन्स these items are listed after net income in statement of PRL। they are recognized as OCI when they are unrealized in PRL। अभी भी वही था ना अपन ना, 5 रुपए अनरियलाइज था PRL में, अनरियलाइज था PRL में, तो हमने उसे कहा रिकॉग्नाइज किया OCI में। वंस इट इज रियलाइज्ड when they are unrealized in P&L। एक सेकंड ना, ये they will be recognized in PRL once they are रियलाइज। जैसे ही रियलाइज होंगे तो हम इसको PRL में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, बेरिंग फ्यू एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस क्या है इनको भी देख लेते हैं। एक्सेप्शंस मतलब कुछ ऐसे आइटम्स जो कभी रियलाइज होंगे ही नहीं, समझे? लाइक जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो तो कभी रियलाइज होना ही नहीं है, तो वो डायरेक्टली जाएगा अदर इक्विटी में, ना कि PRL में। समझ में आया? तो ये लाइन समझ में आ रही कि दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L कब? जब वो रियलाइज होंगे, और रियलाइज कब होंगे? बेरिंग फ्यू एक्सेप्शंस।
लास्ट, it is divided into two parts. One is OCI R और OCI NR. ठीक है, OCI R के कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं, NR के कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं. OCI R में अगर मैं बात करूं, नंबर 1 एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस. बेसिकली इसको अपन बोलते थे फॉरेक्स गेन और लॉस. डेट इंस्ट्रूमेंट्स, अभी अपन ने डिवेंचर में इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया ना, डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट की बात करी थी अपन ने एग्जांपल में, थ्रो ओसीआई, तो वो भी रिक्लासिफाइबल टू पी और एल है. इसके बाद इधर आ जाओ, इसमें आ जाएगा आपका रीवैल्यूएशन, गेन और लॉस. इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू चेंजेस, चलो ये तो अपन आगे चैप्टर में देख लेंगे, बस ये दो एग्जांपल मैंने आपको लिखा दिए. ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर शिफ्ट ऑफ अवर बेसिक्स. हमने यहां पे बेसिक्स पूरे खत्म कर दिए. हमने 2 दिन पहले चालू किया था ये सब्जेक्ट, और 2 दिन में हमने ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 1 और शेड्यूल 3 के बेसिक्स खत्म कर दिए. चलो एक बार लिखा ही देता हूं ना यार, ये वाला भी पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 में था फेयर वैल्यू चेंजेस रिलेटिंग टू ओन क्रेडिट रिस्क of financial liability at fair value through profit or loss, FBTPL. ठीक है, नोट, we will cover every point with its respective इंडेक्स. सो इसी के साथ बेसिक हमारा खत्म हुआ. डन. ओसीआई समझ लिया हमने पूरा, हमने यहां तक इसको देख लिया. अब इसके बाद जितनी भी चीजें हैं ना, सारी इंडेस 1 की है. अगर आप पीडीएफ देखोगे ना, तो इसके बाद यहां तक आप 22 पेज के बाद आपको एक ये यूनिट दिखेगी, फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैं लास्ट में कराऊंगा. और उसके बाद पार्ट नंबर 7, ये एक अलग चैप्टर ही है आपका मॉड्यूल में, इंडेस 1. इसको अपन बीच में करेंगे, लास्ट में थोड़ा करेंगे, अभी इसको यही रोक रहे हैं. ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर एफआर. आई होप बेसिक सारे क्लियर है आपको. ये हैंड रिटन नोट मैं आपको पूरी दे दूंगा.
जो अपन ने बनाई है, ताकि आपको रेफरेंस में आसानी रहे। इसको ओके, आई होप ये पूरा क्लियर है आपको। ओके, तो यहां पे हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। अब हम यहां पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं लास्टली, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव कवरेज ऑफ लॉट ऑफ चैप्टर्स। अगर मैं आपको बात करूं तो सिलेबस की बात, कुछ है मेजर चैप्टर्स जिनको मैं चैप्टर्स बोलूंगा, ऑल्दो उसमें भी इंडियस है, और दूसरी कैटेगरी अपन बोलेंगे अदर इंडियस। ठीक है, अब अदर इंडियस में क्या है और मेजर चैप्टर्स में क्या है, तो अगर मैं बात करूं आपके पास एक तो है शेड्यूल 3 एंड इंडियस 1, जिसमें से अपन ने शेड्यूल 3 तक का पूरा कर लिया, बेसिक्स और शेड्यूल 3 वाला। सेकंड आपका आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये अमलगमेशन के पप्पा हैं। ठीक है, अमलगमेशन आपने पढ़ा होगा AS14 ये। देन इनको तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है, देन आपका एक आता है शेयर बेस्ड पेमेंट, ई शॉप वगैरह। फिर बैलेंस शीट मैंने आपको दिखाई थी लिमिटेशन ऑफ एएस में, कि बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिसपे एएस था ही नहीं, तो उस पे इंड एस है, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। देन अगर मैं बात करूं, एक है आपका रेवेन्यू का इंड एस 115, और एक है लीज का 116। ये आपके मेजर चैप्टर्स हैं। हमारा ये वाला चैप्टर हो गया है, ठीक है, इसमें ये पेंडिंग है, बट ये वाला हो गया है। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके अलावा आपके अदर इंडियस में, तो पहले तो मैं बात करूं इसमें असेट से रिलेटेड कितने इंडियस हैं, तो असेट से रिलेटेड अब बचते हैं अदर इंडियस में। असेट से रिलेटेड में देखो सबसे पहले 2, देन है 16, 2 है इन्वेंट्री, 16 है पीपीई, 16 के बाद आपका आ गया 36 जो बात करता है इंपेयरमेंट ऑफ असेट, जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 हुआ करता था। देन आपकी बात करूं मैं 40, इंड एस 40 का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और बीच में एक आपका 38 है इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल असेट्स। इसके बाद इंटेंजिबल असेट्स के बाद इंड एस 105, 105 मतलब नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ऐसे नॉन करेंट असेट्स जो रिटायर हो रहे हैं, हेल्ड आउट ऑफ यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए अपने को एक अलग इंडियस ही दे दिया। तो ये एसेट से रिलेटेड है। और लास्ट एएस से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड एक इंडियस होता है, दैट इज लीजेस। जब आपने परचेज नहीं किया एसेट लेकिन लीज पर लिया है, तो उसके लिए ये रहा 116। ठीक है, रेवेन्यू से रिलेटेड 115, कंसोलिडेशन में तो 5 इंडियस है, 27, 28, 110, 111, 112। 27 में बात करता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा। 28 में बात करता है कि अगर आपकी कोई एसोसिएट है तो कैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे। 110 जैसे आपका इंडियस AS21 था सब्सिडरी वाला, तो यहां पे इंडियस 110, इसमें ही ज्यादा टाइम लगेगा अपने को। 111 है आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट, और 112 में मतलब क्या है, सिर्फ डिस्क्लोजर से। ओके, शेयर बेस्ड पेमेंट 102, बिजनेस कॉम्बिनेशन 103, और हाँ लास्ट में ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट 32 में डेफिनेशन है, 109 में अकाउंटिंग है, और 107 में डिस्क्लोजर है। ये आपका यहाँ पे अदर इंडियस में अलग है, ये मैंने मेन चैप्टर आपको बता दिए। अब अगर मैं बात करूं उसके अलावा कौन से मेजर बचे, प्लस आपका एक 101 मैंने आपको बोला था फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, जब आप फर्स्ट टाइम इंडेस लगता है आप पे, ठीक है,
इसके बाद आपका आएगा कैटेगरी में इंड एस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट, 113 फेयर वैल्यू, 113 के बाद अपन आएंगे छोटे छोटे इंडेस पे, जैसे 7 कैश फ्लो, 8 आपका अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह, 10 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड जो AS4 हुआ करता था वहां पे, 21 में आप पढ़ोगे फॉरेन एक्सचेंज जैसे AS11 था, 20 गवर्नमेंट ग्रांट, 20 के बाद ये छोटे छोटे हैं, मतलब इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है अपने को। 20 के बाद आपका आएगा 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 23 बोरोइंग, हाँ एक सेकेंड, असेट के अंदर एक मैं आपको मिस कर गया, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट। देन आपका एक आएगा 24 रिलेटेड पार्टी, सबके नाम याद होंगे, सब कुछ होगा। फिर नेक्स्ट इज आपका इंड एस 12 इनकम टैक्सेस, 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, 37 कंटिजेंसीज प्रोविजंस, कंटिजेंट एसेट्स, कंटिजेंट लाइबिलिटीज वो वाला। लास्ट में एग्रीकल्चर 41 और EPS 33। ठीक है, तो अपन ने ऑलमोस्ट सारे खत्म कर दिए यहां पे। फिर आपका कौन सा बचता है, 113 के बाद 101 लास्ट, दैट इज आपका फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। ये तो हो गए आपके इंडेस, बस इतने इंडेस है। इसके बाद 2 चैप्टर और दिए उन्होंने, एथिक्स और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, वो EIS जो एक हट गया वहां से, उसके कुछ रिलेटेड कंसेप्ट यहां पे। तो ये 2 चैप्टर्स और हैं। इसके अलावा अपने पास और भी कुछ अलग से नहीं बचता, बट यस ट्रस्ट मी वी विल हैव एवरीथिंग इन डिटेल, एवरीथिंग इन लाइन। नाउ दिस टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक, पहले हम ये इस चैप्टर को खत्म करेंगे परंपरागत, है ना, शेयर बेस्ड पेमेंट को। उसके बाद हम इस बार पहले अदर इंडियस पे फोकस करेंगे, ताकि आपका मेजर ऑफ द पोर्शन खत्म हो जाए। क्यों, लास्ट में अपने पास बड़े बड़े चैप्टर्स बचे और लास्ट में अपन और अच्छे से इनको ज्यादा टाइम देके निकल लेंगे। शुरुआत में हमारी स्पीड अच्छी है तो हम इसको और फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से इन छोटे छोटे इंडियस को खत्म करते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? हमारी ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच रेगुलर बैच से बिल्कुल 20 घंटे का ही डिफरेंस है, 20 आवर्स का डिफरेंस है, बाकी तो और कुछ है नहीं ऐसा खास। आई विल मेक यू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। आपने देख ही लिया पहले वाले चैप्टर में ही, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉड्यूल के और पास्ट के, ठीक है। अच्छा सर, हमें घर पे क्या करना है? आपको घर पे एक ही चीज करनी है, जो होमवर्क हो अगर वो कर लेना। अगर किसी दिन कोई होमवर्क नहीं हो तो उस दिन अपने को क्या करना है, अपने को उस दिन जो अपन ने पढ़ा एक बार हैंड रिटन नोट्स देख लेना है। कॉपी आपको 2 बनानी रहेंगी, एक ये मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूं, और इन 2 कॉपी के अलावा कभी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, सो दिस वाज मी फॉर द चैप्टर नंबर 1। ओके।